जैश के 44 जो दहशतगर्द हैं उन्हें पकड़ा गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो क्या हिंदुस्तान के दबाव की वजह से पाकिस्तान दबाव में आ गया है? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। और भी हमारे साथ मेहमान होंगे जो जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ कर्नल अशोक प्रभाकर मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और इसके साथ ही जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। मेरा सवाल अशोक जी आपसे ये है कि जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जो कार्रवाई कर रहा है वो दरअसल हिंदुस्तान के दबाव में बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि चौतरफा फिलहाल घिर गया है पाकिस्तान, और जो एक कार्रवाई की गई है ये आपको महज दिखावा लगता है या वाकई में इसमें कोई आपको दम लगता है? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान की समय हालत बहुत खराब है। सब ओर से उनके ऊपर प्रेशर है। हिंदुस्तान ने हर तरीके से, हमारे कूटनीति की तरीके से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली सब तरीके से प्रेशर डाला हुआ है। उस प्रेशर में आके पाकिस्तान बौखला के कुछ न कुछ हरकत करता जा रहा है। जो इन्होंने आज दिखावा किया है, 40 अपने दहशतगर्दों को इकट्ठा किया है, ये केवल समय का समय है। थोड़ा ही समय बाद हम जानते हैं, पहले भी होता रहा है, दोबारा इनको फिर रिहा कर देंगे। हमें इससे काफी नहीं है। आपको पूरा आपने जितने तंजीम है, तंजीमों को बंद करना पड़ेगा। तंजीमों को ताला लगाइए, उनको बंद कीजिए। अच्छा भला इस समय संसार के अंदर आपकी कंडीशन कैसी होगी आपको मालूम है। आपको चाहिए कि इस समय संसार को दिखाइए कि असलियत क्या है। आपको इनको सबको रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो आपकी देश की कंडीशन बद से और बदतर होती चली जाएगी। आपके पास में इकोनॉमी इतनी खराब हो रही है। हम आपको बार बार नसीहत देते हैं, कृपया करके अपने लोगों को उनको उठाइए, अपने देशवासियों को उठाइए। आप देखिए आपके पड़ोसी हम कहां से कहां, हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंचते जा रहा है। हाँ, हम कश्मीर के हमारे निवासी जो हैं, हम बहुत खुशी होती है कि हर स्टेट के अंदर जानते हैं हमारे बच्चे आके हम पढ़ाई कर रहे हैं, तंजीम ले रहे हैं, अच्छी तालीम ले रहे हैं यहाँ पर आके, और आगे के लिए, देश के लिए, भारत के लिए अच्छा काम करेंगे। आपको भी चाहिए कि इसी तरह कार्रवाई करें, अपने देशवासियों को उठाएं। इस समय जिस कंडीशन, जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं, आप उनको एक खड्डे में डालते जा रहे हैं, उनको उनकी कंडीशन बहुत खराब करते जा रहे हैं। हमारे को चाहिए कि ओवरऑल सब हमारे पूरी पॉपुलेशन को ऊपर उठा के लेकर आना चाहिए। तो आपको हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। त्रिपाठी साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम ये देखते हैं कि लगातार जिस तरह से डिप्लोमेटिक एक तरह से हिंदुस्तान ने दबाव बनाया है और इंटरनेशनली जो दबाव बनाया गया है, क्या आपको लग रहा है कि उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और ये वाकई में क्या इसको कार्रवाई माने या फिर ये फौरी दिखावा है? क्योंकि एक तरफ वजीर खारजा जो है पाकिस्तान के वो एक मुख्तलिफ किस्म की बात कहते हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये कार्रवाई की गई है। पहले ये कहा जाता है गिरफ्तार किया गया है, फिर कहा जाता है कि हिरासत में लिया गया है। तो इनको बचाया जा रहा है, इन दहशतगर्दों को, और अपनी हिफाजत में लेकर, या वाकई में कोई कार्रवाई की गई है दबाव में? देखिए, दोनों बातों में से पहले का मैं पहले उत्तर दूंगा कि ये पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है और बड़े कड़े दबाव में है, हर तरह से, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली। इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी हो जाता है, उनके हुक्मरानों के लिए, कि कुछ भी दुनिया को ये दिखाएं कि देखिए हम कुछ कर रहे हैं। वो करने के लिए ये दिखावा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कितनी बार कई आतंकवादी लोगों को, कई दहशतगर्द नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया, छोड़ दिया, फिर वो नेता चले गए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इवन यहाँ तक हुआ कि दहशतगर्द तंजीम के नेताओं को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने हंस के, जज ने कहा कि अरे हम आपको क्या सजा दे सकते हैं, या ये हालत हो गई है उनकी। लेकिन अब यह है कि इस हालत में पाकिस्तान करे क्या? पाकिस्तान को दोनों ओर से दिखावा करना है, दुनिया को दिखावा करना है कि देखिए हम कुछ कर रहे हैं, हम खुद इससे पीड़ित हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और दूसरी ओर उसे अपने आवाम को भी, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी ये बताना है कि देखिए हम दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं। आप लोगों के जो ये सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, सो कॉल्ड जिहादी हैं, इनको हम परेशान नहीं करेंगे। और आप इसी में देखिए पाकिस्तान के हुक्मरान, लीडरान कितने बयान अपने बदलते रहे हैं। पहले ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में है,
फिर ये कहा गया कि वो बहुत बीमार है, चल फिर नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। अब उसके बाद पाकिस्तान का बयान आ रहा है कि वो यहाँ है ही नहीं। और इन लोगों को भी, जो 40 लोगों को पकड़ा गया, आप देखिएगा कुछ दिन तक इनको हिरासत में रखा जाएगा, उसके बाद ये कह दिया जाए, उसके बाद क्या ये FATF की वजह से, क्योंकि अब से कुछ महीने बाद फिर से एक तरह से रिव्यू होने वाला है, क्या आपको लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की अब इकोनॉमिक कंडीशन जितनी खराब है वो किससे छिपी नहीं है, और अगर उसे ग्रे से अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो फिर तो उसकी हालत क्या होनी है? अभी क्या आपको लगता है कि इसलिए भी एक दिखावा करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम दहशतगर्दों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमें ग्रे लिस्ट से अब आप बाहर निकाल दीजिए? देखिए, ये बात तो सही है कि FATF की वजह से दबाव है पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान को 6 महीने की मोहलत मिल चुकी है कि अक्टूबर तक अगर नहीं उसने पूरी तरह से दिखाया कि पूरी तरह से दहशतगर्दी के फंडिंग पे काबू पाया गया, तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा। अभी भी जो FATF ने कहा है, उन्होंने यही कहा कि देखिए अभी पाकिस्तान ने अभी तक जो सबूत दिए हैं उसके हिसाब से नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई की है जी। शायद उसी को नकारने के लिए, निगेट करने के लिए, उसी को दिखाने के लिए हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये नाटक रचा है। लेकिन अब ये भी बात सही है कि ये पाकिस्तान का नाटक ये कब तक चलेगा, क्योंकि दुनिया के हर देश, जो भी तिजारत होती है पाकिस्तान की और मुल्कों से, उनके यहाँ की तिजारत भी कम हो रही है, उनके पास फॉरेन करेंसी कम है, उनके पास उनकी इकोनॉमी का साइज कम होता जा रहा है। अभी देखिए आज की जो न्यूज है कि अमेरिका ने वीजा देने को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हालांकि अमेरिका ने कहा कि हम रिसिप्रोकेट कर रहे हैं जी। लेकिन इससे वो 5 साल से 3 महीने कर दिया है जी। इससे पाकिस्तानी आवाम पे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अमेरिकन वीजा 3 महीने के लिए जर्नलिस्ट को किया था जी। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा और ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत दूर तक परेशान करेगी पाकिस्तान जी। अशोक जी, एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि उसने ये कार्रवाई की है और वो ये कहता है कि दबाव में नहीं की। अगर दबाव में नहीं की तो फिर पाकिस्तान ये बताए कि उसने अब से पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर आपको कार्रवाई करनी थी, क्या आपको अभी कुछ पता चला है, नई जानकारी आपके हाथ लगी है कि दहशतगर्द तंजीमें आपके यहाँ हैं, दहशतगर्द आपके यहाँ है, जैश ए मोहम्मद आप ही के यहाँ से एक्टिव है, ये तमाम चीजें कोई नई तो उसे पता चली नहीं है। जाहिर सी बात है उसे पहले से पता है। तो अब जो ये कार्रवाई की गई है वो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की, एक तरह से वो डरा है। इंटरनेशनली जो दबाव बनाया गया, डिप्लोमेटिक तरीके से जो हिंदुस्तान ने दबाव बनाया है, उस सबसे पाकिस्तान थोड़ा घबराया है और अब ये कार्रवाई जो है चाहे दिखावे के लिए ही सही, कम से कम उसकी तरफ से की जा रही है। और अगर वो अब इसको नकारे कि वो दबाव में नहीं कर रहा है तो उनसे सवाल ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि अगर दबाव में नहीं है तो आपने पहले क्यों नहीं किया। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक आपने ये कार्रवाई क्यों नहीं करी? और ये आप मानते हैं कि ये लोग दहशतगर्दी हैं, आपने मान लिया, चलो बहुत खुश हैं, आज आपने माना है, लेकिन ये कार्रवाई कब तक चलेगी? कुछ समय होता है, आप दिखाते हैं, उसके बाद फिर आता है। पूरा इतिहास इसका गवाह है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, हिंदुस्तान का प्रेशर पड़ता है, अमेरिका का प्रेशर पड़ता है, आप इनको थोड़े समय के लिए आप लिस्ट में डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर निकाल देते हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। पाकिस्तान का झूठिस्तान, फेकिस्तान जो आपका न्यूज है, ये कब तक चलता रहेगा? पूरे संसार को पता लग चुका है कि आप कुछ समय के लिए कार्रवाई करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि जब तक ये न्यूज चल रही है, इंटरनेशनल प्रेशर है, तब तक दिखाएंगे, उसके बाद में वो दूसरे नाम से, तंजीम दूसरे नाम से निकल के आ जाएगी, वो लोग दूसरी जगह दिखाई देंगे। तो मान के चलिए कि इस समय पूरा संसार जान चुका है, हर देश के अंदर बिन लादेन के समय से कार्रवाई शुरू हो गई थी और ये चलता आ रहा है। अभी ये वो झूठ के ऊपर पूरा पर्दाफाश हो चुका है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान पूरे संसार के अंदर एक ही चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज टेरर। हर देश के अंदर, यूरोप के अंदर जाके कितना, हर देश को, फ्रांस को, यूके के अंदर इतना प्रेशर फील कर रहे हैं, वहां पर जाके डेथ्स कर रहे हैं आप लोग जाके। तो आप मत समझिए कि आप ये कार्रवाई करके बचा सकते हैं। पीछे ही ईरान ने कहा है, ईरान रिवोल्यूशन गार्ड के 27 सोल्जर्स मारे गए हैं। उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम घुस के पाकिस्तान के अंदर हम आपको किल करने वाले हैं। तो ये कार्रवाई समझना चाहिए कि अभी पूरे संसार को मालूम हो चुका है, जब तक कि आप पूरा अपना स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे आप कहीं नहीं जा सकते।
पूरे वर्ल्ड को मालूम हुए। इट इज टाइम कि आप लोग देखिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए कि कुछ हमारे को हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, बहुत दूर आ चुके हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाता है, भूला नहीं कहलाता। आप फिर भी संसार मान जाएगा कि हिंदुस्तान को देखते हुए पाकिस्तान ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है, तो समझ सकते हैं, लेकिन आप उसके ठोस कदम दिखाने पड़ेंगे, बाहरी दिखावे से काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। हिरासत में लेकर आप क्या करेंगे, आगे किस तरह से उनके ऊपर केसेस चलाएंगे, आगे किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात है। और जब तक इस तरह की कोई चीजें नहीं की जाती तब तक इसे सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई ही माना जाएगा, क्योंकि चीजें जो है वो आईने की तरह बिल्कुल साफ है। मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। मेरे साथ महेश वर्मा बीजेपी के लीडर जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही अरशद अजमी साहब कांग्रेस के लीडर मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। अरशद साहब, मुझे बताइए कि लगातार कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से इस तमाम चीजों को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्या मुल्क से बढ़कर भी आपके लिए कोई चीज हो गई है? नहीं, देखिए, ये तो सवाल अपने आप में ही जो है मैं समझता हूं कि दुरुस्त नहीं है जी। मुल्क से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है और हमेशा कांग्रेस का स्टैंड मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर रहा है कि जब भी देश पे कांग्रेस तो फिर आप नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म जैसे मौजू पर क्या अपनी अदावत छोड़कर क्या आप एक साथ नहीं आ सकते हैं? नहीं, कब अलग हैं? मतलब ये स्टेटमेंट कहां से आता है कि कांग्रेस ने पहले दिन से ये बात सामने रखी कि हम हमेशा देश के साथ हैं और रहे हैं, रहेंगे, हम सरकार के साथ हैं इस मसले पे जो अभी चल रहा है प्रकरण। तो फिर आप ये बताइए कि आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि कितने दहशतगर्द मारे गए, या आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की गई है, हिंदुस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गए हमारे एयरफोर्स के जंगी तैयारे, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है आपको? इससे पाकिस्तान डर गया, या आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कितने मारे गए, कहां मारे गए, कैसे मारे गए? नहीं, देखिए, आज बात हो रही है कि पाकिस्तान जिस तरह उसने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों का अब जिस तरह अरेस्टिंग शुरू करी है, ये एक अच्छे साइन है कि 21वीं शताब्दी में चूंकि पूरी दुनिया इस वक्त आतंकवाद को लेकर के पूरी दुनिया में खात्मे को लेकर के कार्रवाई चल रही है और पुलवामा कांड के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह अमेरिका, फ्रांस और दूसरे और भी रशिया जैसे कंट्री ने उनको आंख दिखाई जी, तो ये सब सारे वो ठीक है, वही तो हिंदुस्तान की जीत है। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ अरशद साहब, यही तो हिंदुस्तान की जीत है। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान के दबाव में डिप्लोमेटिकली जिस तरह से हिंदुस्तान ने दबाव बनाया है, पाकिस्तान ये इस तरह की कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुआ है। आपको ये सवाल क्या पूछना ये जायज है कि किस तरह से लगातार आपकी पार्टी के लीडर जो है इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? आप तो जैसे कांग्रेस से सवाल इस तरह का पूछ रही है जैसे लगता है कि आप पाकिस्तान से सवाल पूछ रही हैं। भाई, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए ना जी। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया है? कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या पता नहीं लोगों को? 71 की वार में क्या किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए जी। कांग्रेस के ऊपर सवाल इस तरह के जब उठाए जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस ऐसा करने पर मजबूर करती है, तभी सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस ऐसा करने पर मजबूर करती है अरशद साहब, इसीलिए इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। अगर आप अपनी तमाम दुश्मनी छोड़कर, जो सियासी रंजिश जिसे कहा जाता है, वो अगर छोड़कर अगर आप साथ में खड़े होते तो शायद ये आपसे सवाल नहीं पूछा जाता। क्योंकि आप ये बताएं, आप इंटरनेशनल मीडिया को कोट कर रहे हैं, लगातार कोट किया जा रहा है। क्या आपको अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी मीडिया पे कोई भरोसा नहीं है? सेना पे भरोसा नहीं है? छोड़ दीजिए, आप सरकार छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए, आप फौज की बात करिए। क्या आपको अपनी फौज पर भरोसा नहीं है? कौन से कांग्रेसी स्टेटमेंट में ये बात कही गई है जो आप बता रही हैं? नहीं, कांग्रेस का इतिहास देश को लेकर के आप अगर देखेंगी तो कांग्रेस ने 71 की वार में क्या किया पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस ने बांग्लादेश। अरशद साहब, वो सबको पता है कि कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, मेरी बात आप सुनिए, तब भी फौज ने किया था और अब भी फौज ने किया था। आप ना उसकी सियासत करिए, ना बीजेपी अब सियासत करे। तब भी फौज ने किया था और अब भी फौज ने किया है। आप देखिए कि सियासत कौन कर रहा है। हमने तो पहले दिन से ये बात कही कि हम सरकार के साथ हैं, हम
अपनी सेना के साथ हैं। हम फख्र के साथ कहते हैं, हम भारतीय अपने सेना के ऊपर गर्व करते हैं। और ये सेना आज की नहीं है, ये सेना 70 सालों से बहुत मजबूती से बनाई हुई सेना है। ये इस पर गर्व हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सवाल इस बात का है कि आज सवाल हमारे ऊपर दागे जा रहे हैं, सवाल राजनीति कौन कर रहा है इस पूरे प्रकरण में? इसको दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। नहीं, सवाल तो आप पूछ रहे हैं ना, सवाल तो आप पूछ रहे हैं, सियासत तो आप भी कर रहे हैं, सियासत तो आप भी कर रहे हैं, सवाल तो आप भी पूछ रहे हैं। महेश जी, मुझे बताइए कि जब एक बार फौज के जो सरबराह हैं, उन्होंने आकर सामने जब ये कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा है, हमने इस तरह से कार्रवाई की है, हमारा मेन मोटिव वहां पर जाके कार्रवाई करना था, ना कि वहां जाके दहशतगर्द गिनना था कि कितने मरे, कैसे मरे, किस तरह से मरे। आप मुझे बताइए कि क्या आप इस अपोजिशन के ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं? क्यों बार बार बीजेपी की तरफ से सफाई दी जा रही, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सफाई वो मैं महेश जी से सवाल है, महेश जी से सवाल है मेरा। किस बात की दी जाती है जी? सफाई किस बात की दी जाती है? अर्शद साहब, आपसे मैं आपके पास में लौटूंगी। महेश जी, इस मामले में हमारा नजरिया एकदम स्पष्ट है, ठीक है ना। और एक बात आपने जो कहा कि आप सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी या किसी पार्टी के नाम से इस काम को लेकर कोई सियासत हो, उससे पहले हम एक भारतीय होने के नाते किसी चीज को अगर सोचे तो समझ में यही आता है कि पहली बार देश जो है इस बात के लिए गर्व कर रहा है, पहली बार दुनिया जो है भारत के साथ खड़ा है, एक्सेप्ट एक पार्टी और 2-3 ये नेताओं के चलते जो हमारी बदनामी हुई। पाकिस्तान मीडिया ने कल छीछा लेदर किया दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह ने अब तस्दीक कर दी है कि पुलवामा एक दुर्घटना थी और बालकोट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे कम से कम एक भारतीय होने के नाते अभी जो आप ये कांग्रेस नेता ये जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है 2 टुकड़े किया बांग्लादेश और पाकिस्तान का, और हम जो है हमारा इतिहास और भूगोल ऐसा देखिए, आज आपका इतिहास भूगोल कहां चला गया? जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो और 44 आतंकवादियों को हिरासत में लेने का मतलब क्या है? एक दूसरा भी उसका मायने निकलता है कि अगर ये 44 को ये अपने मांद में नहीं लिए तो इनको हम भून डालेंगे, इनको हम खत्म कर डालेंगे। ये मोदी सरकार है, ये चुन चुन के मारेगी। ये इस चीज को पाकिस्तान को मालूम है कि अगर अभी नहीं बचाया तो ये भून देंगे इनको भी। तो ये इसके लिए मालूम है वहां क्या किया जा रहा है, उनको सेना और पुलिस में भर्ती की जा रही है। ये है दोगली उसकी तस्वीर जो पाकिस्तान ने अभी कल परसों जो चीज करी है, उसके ऊपर अगर कोई सही मायने में देखा जाए तो एक तरह से छलावा कर रहा है और विश्व जो है पूरे अच्छे तरह से समझ रहा है कि वो कर क्या रहा है। अब F-16 का आप देख लीजिए कि F-16 में भी उसने वही दोगलापनी अपनी दिखाई कि F-16 को जो है अमेरिका से करार किया और ले आके उसने इस्तेमाल किया, गलत तरीके से सैन्य इस्तेमाल किया। उससे बचने के लिए अब वो वैन लगा दिया उन लोगों ने। मुझे बताइए कि अगर आप ही के पार्टी के लीडर ये कहें कि ये दुर्घटना थी तो फिर आप इस पर किस तरह से कहेंगे? केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि एक और लज्जित करने वाला स्टेटमेंट आया दिग्विजय सिंह जी का कि एक उन्होंने ट्विटर करके एक वीडियो निकाला जिसमें मौर्य जी की आवाज ही नहीं है, आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, उसमें ऑडियो किसकी है, मी 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 करके चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उसमें आवाज बिल्कुल साफ है। अब ये देखिए अच्छा ऐसे चला दीजिए ना, अगर आपके पास है तो आप चला दीजिए। अच्छा बताइए, ऐसे सालूवालिया ने जो कहा है, क्या ऐसे सालूवालिया ने ये कहा है कि सिविलियन का नुकसान ना हो उसको ध्यान में रख के हमने जहां पे था वहां हमने डाला है, हमने उस टारगेट पे मारा। हमारा अभी भी यही कहना है कि सेना ने जो अपने तरीके से अच्छा हुआ, हमने उनको आजादी दी कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आप करिए, हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। एक बात, दूसरी बात कि हमारे किसी कार्रवाई के ऊपर आज पूरा विश्व, या वो फ्रांस हो, जापान हो, इटली हो, या वो इजराइल हो या यूएस हो, कौन आदमी उंगली खड़ा कर रहा है एक्सेप्ट कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के अलावा? ये कौन से देशभक्त हैं? ये किस तरह के देश प्रेमी हैं? ये कौन सा देश प्रेम जाग उठा कि आप अपने ही ऊपर उंगली उठा रहे हैं? अरे आपने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया, आपका इतिहास भूगोल इतना अच्छा रहा, आज तो कम से कम उसका प्रमाण दीजिए। आप उसको दहशतगर्द बनाने में लगे हुए हो, उस पाकिस्तान का हौसला अफजाई कर रहे हैं आप ये कह के। कल वहां का विदेश मंत्री ये कोट कर रहा है कि दिग्विजय सिंह ने हमारी बात को तस्दीक कर दी, इसका मतलब है कि भारत झूठ बोल रहा था।
आप उसको दहशतगर्द बनाने पे मजबूर कर रहे हैं और हम जो है उसको दहशतगर्द के रास्ते से हटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये हमारी नीति है कि हमारा पड़ोसी भी अच्छा रहे, हम भी अच्छे रहें, ये हम सोच रहे हैं। अरशद साहब आप जवाब देना चाहेंगे? बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं आपके ऊपर। नहीं, देखिए, पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रहा है और पाकिस्तान क्या कह रहा है, हमसे इससे मतलब नहीं है। नहीं, जो आपके नेता बोल रहे हैं मुझसे तो मतलब है आपको। हमारे राहुल गांधी ने जब पहले दिन से ये स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, तो अब ये सवाल ये उठता है कि इनको हर बात में राजनीति क्यों सवार होती है। आज जो भी बात हो रही है उसके तहत राजनीति, इनके उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया आप उसको नहीं देखेंगे। येदियुरप्पा ने क्या कहा कि माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है, अगर इसी में इलेक्शन हो जाए तो 28 में 22 MP हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि राजनीति पे राजनीति हो रही है। अब इस तरह की बातें अगर की जाएगी, अब अगर साहब हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि पुलवामा एक दुर्घटना है, आप उसको एक्सीडेंट मानते हैं? बताइए, एक भारतीय होने के नाते, छोड़ दीजिए कि आप एक कांग्रेसी लीडर हैं, आप उसको एक दुर्घटना मानते हैं? आपके घर से अगर एक जवान अर्थी उठी होती, एक जनाजा निकला होता, एक आदमी की मौत हो गई होती, आपके ऊपर क्या गुजर रहा होता? हमारे जो शहीद हैं उसको ये अपमान करने वाली बात है या नहीं है? बातों से ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के कि उनको दफनाना चाहिए, उनको दूत शांति दूत बता के दिग्विजय सिंह ने क्या अरशद साहब, दरअसल परेशानी है कि आपको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर आपकी पार्टी के लिए आपके लिए दुश्मन मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह जिस तरह से बयान देते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, उसे खुद जो कांग्रेस है उसको जवाब देना उस पर मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कहें और क्या ना कहें। कम से कम संभलिए, ये एक ऐसा मामला है जो बेहद सेंसिटिव है, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के जज्बात से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर पूरी दुनिया हमें देख रही है कि हमने क्या कार्रवाई की है और किस तरह से पाकिस्तान हमारे दबाव में है और लगातार वो कार्रवाई कर रहा है, चाहे अभिनंदन को छोड़ना हो या फिर अपने 44 जो दहशतगर्द उसने पकड़े हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब अपने ही लोग सवाल पूछने लगे तो फिर जाहिर सी बात है दूसरों को लेकर हम क्या कहेंगे। अशोक जी, एक और झूठ सामने आ गया है पाकिस्तान का। वो ये कह रहा है कि उसने F-16 इस्तेमाल ही नहीं किए। अमेरिका ने फिर क्या सवाल उनसे पूछ लिया है कि भाई हमने तो आपको दिए थे इसलिए कि आप दहशतगर्दों पर कार्रवाई करें, आप दूसरे मुल्क के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो फौज है, जब वो पहली बार सामने आए थे तो उन्होंने दिखा दिया था एक टुकड़ा, बाकायदा तौर पर उस मिसाइल का AIM-120 का वो सामने लेकर आए थे, उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है। तो सबूत बिल्कुल साफ है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए हमारे फोर्सेस ने कितना प्रोफेशनली काम किया। तुरंत इमरान मिसाइल का वही पार्ट उनके पास में अवेलेबल था, जब उन्होंने लाके दिखाई दे, मीडिया के सामने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया है कि इन्होंने मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो केवल F-16 से ही फायर हो सकती है। उसके बावजूद, सच्चाई सामने होने के बावजूद फिर पाकिस्तान क्यों नहीं मानता है ये? क्योंकि इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा ही पाकिस्तान से इनके इतिहास में जाइए, शुरू से हमेशा बोलता रहा है कि हमारे ये सोल्जर नहीं है, ये तो खाली काबिले आ गए हैं, कफीले पहुंच गए हिंदुस्तान के। उन्होंने किया है, चाहे वो 48 में था, चाहे वो 65 में हुआ है, चाहे कारगिल की लड़ाई के अंदर किया है। बाद में पता लग गया कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बिठाई थी बॉर्डर के ऊपर, वहां पे लाके हमारे इलाके के अंदर घुस गए थे। लेकिन पहले बोलते नहीं, हमें पूछा नहीं, तो मुजाहिदीन अंदर आके बैठे हुए, हम कुछ जानते नहीं है। तो अभी कोई मान सकता है संसार के अंदर 70 साल हो गए हमारे को आजादी लिए हुए कि पाकिस्तान ने कभी सच बोला है? हमेशा झूठ के ऊपर ही रहते हैं, झूठ का ही इस्तेमाल करते हैं और पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद कवर करने की कोशिश करती है। फिर मजेदार बात है कि उनके सारे ही मंत्री, उनके सारे लीडर्स अलग अलग बात बोलते हैं, एक सिंगल आवाज नहीं आती है। वजीर आजम कुछ बोल रहे हैं, आर्मी की तरफ से कुछ और आती है, ISI कुछ और बोलती है और फाइनली ग्राउंड पे कुछ और हो रहता है। तो इनका कोऑर्डिनेशन ही आपस के अंदर और तंजीमें ही नहीं कि अपने अलग अपने राह पे चल रही होती है। तो कैसे मान सकते हैं कि इनकी जो बात है पूरे संसार को मालूम है, इसकी बात में विश्वास हो नहीं सकता जी। लेकिन सवाल ये उठता है त्रिपाठी जी की अब आखिर हिंदुस्तान को क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो जंग हिंदुस्तान ने छेड़ दी है। जंग के अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये फिलहाल किसी मुल्क की आवाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है, जिसको हिंदुस्तान न जाने कितने सालों से भुगत रहा है।
अब जबकि हमने कार्रवाई की है, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है, अब भी मुझे बताइए कि अब हिंदुस्तान को और क्या एक्स्ट्रा करने की जरूरत है इंटरनेशनली, और किस तरह से या अपने तौर पर उसे किस तरह से और दबाव बनाने की जरूरत है ताकि ये जो दिखावे की कार्रवाई नजर आ रही है वो दरअसल हकीकत की कार्रवाई नजर आए। देखिए, 2-3 चीजें हमें करने की जरूरत है। पहली जो जरूरत है सबसे बड़ी ये कि जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद ये बड़े दुख की बात है, उसके बाद 2 साल तक हम ताली पीटते रहे, उसकी सालगिरह मनाते रहे जी। और अब हमने किया, अब इसका पता नहीं कब तक करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपको पता है कि पाकिस्तान में पीओके में 11 ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, पख्तूनख्वा में 6 ठिकाने हैं, और भी कहीं 5-6 ठिकाने, कुल 25-26 ठिकाने हैं। जब आपको पता है कि ये हैं, तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए थी मिलिटेंट, ताकि पाकिस्तान पे ये दबाव बना रहता और पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम रुक गए। दूसरी चीज हमने ये की कि 2 साल 2.5 साल पहले हमने ये कहा था कि ऑफेंसिव डिफेंस, प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर में हमारी बुराई करेगा, हमारी निंदा करेगा कि हमने ह्यूमन राइट्स को वो नहीं किया, ह्यूमन राइट्स का वायलेट किया है, तो हम उसका जवाब देते फिरेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जो किया उसको भी हम करेंगे, जैसे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो पीओके में हो रहा है वायलेशन, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। उस वक्त किया गया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों वो टेम्पो एकदम खत्म हो गया। उस चीज के बारे में सरकार ने आगे फिर बोलना कम कर दिया और यहाँ तक कि खत्म हो गया। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं, FATF पे हम दबाव बनाएं। चौथी चीज जो हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को विद इमीडिएट इफेक्ट हम स्केल डाउन करें। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्बेसी आज दिल्ली में है, और दिल्ली में उनकी एम्बेसी में कम से कम आधे लोग ISI के। हमें ये करना चाहिए कि एक तो हमें एम्बेसडर वापस बुला लेना चाहिए, सिर्फ CDA लेवल पे या काउंसिलर लेवल पे वहां रखना चाहिए। इससे इंटरनेशनल एरिना में ये मैसेज जाएगा कि देखिए पाकिस्तान के लेकर के भारत कितना सीरियस है। और दूसरी चीज, हमें भी तुरंत अपनी संख्या आधी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा कोई बिजनेस इतना नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ, जब वीजा पे इतनी वो नहीं, तो हमें वहां रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है त्रिपाठी जी कि एक तरह से एक मुल्क से जो कि हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, उससे इस तरह से तमाम राब्ते खत्म कर देना, तमाम तरह के ताल्लुकात खत्म कर देना, वो भी तो फिर एक इंटरनेशनली एक गलत मैसेज जाएगा कि एक तरफ आप ये चाहते हैं कि मसले का हल हो, आप ये कहते हैं कि आप जंग नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह से तमाम चीजों को खत्म कर रहे हैं और आप कोई बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि डिप्लोमेटिक ताल्लुक खत्म कर दो, मैंने कहा डिप्लोमेटिक ताल्लुक स्केल डाउन कर दीजिए। ओके, आप ये कहिए कि हमारे सफीर वहां नहीं रहेंगे, उसके जूनियर्स वहां रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपने पहले भी वहां पे कांग्रेस की रिजिम में कई बार ऐसा हुआ कि आपने वहां का जो हमारे वो काउंसलर जो बोलते हैं, जो कमर्शियल चीजों को देखते हैं, हमने कई अपने चीजों को विड्रॉ किया, डिप्लोमेटिक कई चीजें हमने विड्रॉ करी वहां से। उससे क्या हो गया? उससे क्या वहां दहशतगर्दी खत्म हो गई? देखिए, आप अभी भी आप वहां के मानसिकता को, वहां मिलिट्री रूल है, आपको ये समझने की, आप वहां हमारे तरह वहां कोई सिविलियन रूल नहीं है, हमारे तरह वहां कोई डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं है, वहां किसी भी तरह से कोई डेमोक्रेटिक स्टेप आज जो है पाकिस्तान जब से आजाद हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वहां मिलिट्री शासन रहा है कुछ क्षणों के लिए। आप वहां की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने ये नहीं कहा कि खाली ये करिए, मैं कई तरीके गिना रहा हूँ, कह रही है एक तरीका है। वो सही कह रही है कि आप उसको रास्ते पे लाने के बजाय, उसको मजबूर करने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय, वो जो कैंसर पनपा हुआ है वो हमारा पड़ोसी भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ताल्लुक खत्म कर ले। आप कह रहे हैं कि आपका ये कहना है कि हमने जो है उस चीज को नजरअंदाज किया। अरे हमने क्या नजरअंदाज किया? आज वही चीज नजरअंदाज अगर 70 साल से है, अगर ये चीज नजरअंदाज नहीं हुआ होता, हम काट से आगे निकल गए होते, तो फिर आज क्या बचता? महेश जी, अगर महेश जी मशवरे देखिए, वो एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं और वो चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं, अगर कुछ मशवरा आपको कुछ दिया जा रहा है तो उसको भी वो बात भी आप सुन सकते हैं। त्रिपाठी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अकेला सिर्फ यही काम किया जाए, मैं कह रहा हूं तरह तरह के ऑप्शन सबको एक साथ करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि हमें पाकिस्तान को साधने के लिए चीन को साधना होगा। चीन से हम लड़ाई नहीं कर सकते मिलिटरली, क्योंकि हम 2 फ्रंट नहीं खोल सकते।
जैसा कि अशोक जी जानते होंगे जी। हमें चीन को इकोनॉमिकली पस्त करना पड़ेगा। हम जानते हैं चीन आज के दिन में एक तिजारती मुल्क बन चुका है और भारत के साथ चीन की सबसे बड़ी तिजारती रिश्तेदारी है। 80 अरब डॉलर की हमारा व्यापार होता है, जिसमें से हम 20 अरब डॉलर उनको भेजते हैं और वो 60 अरब डॉलर की चीजें हमें भेजते हैं, प्लस 130 अरब डॉलर का उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। हम अगर ये कह दें कि हम ये नहीं करेंगे, ये हमारा व्यापार घाटा जो है बहुत गड़बड़ जा रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम आपके यहाँ से इंपोर्ट कम कर देंगे। आप देखिए चीन के साथ जो अमेरिका का व्यापार है उसमें जो व्यापार का घाटा है, तिजारती घाटा, उनका सिर्फ 1.5% है उनके नेशनल जीडीपी का। हमारा तिजारती घाटा 2.4% है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। ट्रंप ने देखिए चीन के लिए कितने रास्ते बंद कर दिए। बिल्कुल। तो ये अगर हम करेंगे तो चीन को ये क्योंकि पता ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा वो वीटो का इस्तेमाल कर जो मसूद अजहर को बचाता है बार बार। ऐसे में हिंदुस्तान को एक तो होता है जाहिरी दुश्मन, एक होता है छिपा हुआ दुश्मन। जाहिरी दुश्मन सबको पता है पाकिस्तान है, वो जिस तरह से हमारे ताल्लुकात उससे हमेशा से रहे हैं, लेकिन एक हमारा छिपा हुआ दुश्मन भी है, वो चीन है। वो लगातार अपना खेल पाकिस्तान में भी कर रहा है और हिंदुस्तान से भी जितने भी फायदे उसको लेने हैं और जिस तरह से भी वो हिंदुस्तान का उसको इस्तेमाल करना है वो तमाम कर रहा है। तो हमें हर तरीके से कदम उठाने होंगे। देखिए त्रिपाठी जी, एक अच्छे आपने कहा कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट हैं, विदेश नीति को समझते हैं और इस चीज को भी जानते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए जो चीज हासिल की जा सकती है ना, वो लड़ाई झगड़े और प्रतिद्वंदिता और कंपटीशन पैदा करके नहीं की जा सकती है। चाइना को पस्त करने, इकोनॉमिकली पस्त करने की जो है ना जरूरत आज विश्व में किसी के पास नहीं है। हम अपनी लकीर बड़ी करेंगे, हम चाइना के तरह जो है, हम चाइना की इकोनॉमी खत्म करने की बात ना करें, हम चाइना की तरफ बढ़ने की बात करें। यही हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कौन खत्म कर रहा है? आपकी लकीर बड़े करने में 10 साल लग जाएंगे। जी आप ये बताइए, अमेरिका ने जो किया, अमेरिका ने ड्यूटीज लगाई, अमेरिका ने कितनी ज्यादा ड्यूटीज लगा दी। आप ये देखें कि हैरानी होगी कि वो एक मतलब मेरे से ज्यादा अच्छे समझते हैं अमेरिका की इकोनॉमी जो है चाइनीज लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। आज चाइना अपना चीजों को वहां खींच लेना तो वो भरभरा के वहां की इकोनॉमी गिर जाएगी। स्थिति वहां इतनी खराब है आज के, वो आप छोड़ दीजिए, उस पर हम चर्चा नहीं करें। हम भारत में हैं, भारत के बारे में सोचे, भारत कैसे उन्नति करेगा इसके लिए सोचे। आज एक जो सबसे बड़ी सफलता बड़ी करने में 10 साल लग जाएगा। त्रिपाठी जी आप उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करिए कि चाइना जैसा मुल्क भी जो है आपके साथ खड़ा है। जी, लेकिन वो कहने के लिए है, नहीं कहने के लिए नहीं, हकीकत में। तो अगर उसने फिर से अगर वो वीटो का इस्तेमाल करता है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप ये बताइए। सुनिए, आप सुन लीजिए, इसकी एक घटना का मैं पुष्टि करता हूं ना, उससे आपको बल मिलेगा इस बात को स्थापित करने में कि जो आज चाइना को हमें सपोर्ट मिला है वो इसलिए मिला है कि चाइना जो है एक दहशतगर्दी के ऊपर, कोई भी मुल्क जो है अगर फंड लेता है, दहशतगर्दी कम करता है, तो पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया के तमाम मुल्कों को ये फंड मिलता है। फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है, वहां चाइना भी एक उसका मेंबर है। चाइना ने वहां पे सबसे पहले कंडीशन जब ये लाया गया कि जैश और ये तमाम लश्कर तैयबा ये संगठन पे पाबंदी लगाए, इनकी अरेस्टिंग हो, इनको खत्म किया जाए, चाइना पहली बार इस बात के लिए मजबूर हुआ कि उसको अपोज नहीं कर सका। दिस इज आवर विक्ट्री। यू कैन से कि अब ये जो हमने, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्रेडिट लेने के लिए यहां बैठा हूं या हमारी सरकार, हम ये कह रहे हैं कि भारत की जनता, भारतीय लोगों को जो ये दंश जो है, ये जिस तरह से चुभन पैदा की जा रही थी, जिस तरह से हर रोज हम अपनी कुर्बानी और शहादत बिना मतलब के दे रहे थे। हम एक आदमी को ये कह रहे थे कि आओ मुझे मारो, आओ मेरे बच्चों को मारो, आओ मेरे बच्चों को तुम आतंकवादी बना दो। वो कहीं पढ़ने लिखने के बजाय, अब एमयू में देखिए वहां अखलाक के नाम पर जो है वो बच्चे वहां पे गुमराह हो रहे हैं, कहीं जेएनयू में अखलाक के नाम पर गुमराह हो रहे हैं। नहीं, देखिए आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? देखिए नहीं, आप कह रहे हैं कि आप सियासत नहीं कर रहे, आप सियासत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप सियासत नहीं कर रहे, आप सियासत कर रहे हैं। एमयू जेएनयू यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ पर इंटरनल नहीं, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और आप इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप इस तरह से
कोट ना करें। त्रिपाठी जी नहीं, आप लोग यहाँ डिबेट करते हो उसके ऊपर हम कोट ना करें? मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप एमयू के ऊपर डिबेट करते हो कि वहां का स्टूडेंट जो है आतंकवादी बन के पकड़ा गया, मारा गया, क्या बात कर रही हैं? नहीं, कौन सा कहां पर कौन सी हाल चीज में को आप कोट कर रहे हैं? एमयू का जो बानी ये उमर क्या था, वो जो मारा गया था, जो यूपीएसटीएफ ने उसको वहां पे इंफॉर्मेशन दिया और वहां मारा गया, वो कश्मीर में जी, वो लड़का एमए का कर रहा था, वहां उसकी गुमशुदगी की उसका एमयू से या किसी इंस्टीट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। वो एक पर्टिकुलर केस हो। चलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। बहस बिल्कुल डाइवर्ट हो रही है। जी त्रिपाठी जी, मैं अरशद आजमी जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका शुबहा किस पर है? फौज ने जो एक्शन लिया है उस पर है, या जितने लोगों की तादाद बताई गई कि इतने लोग मर गए उस पर है? अगर उनका शुबहा इस पे है कि फौज ने जो इलेक्शन लिया है वो पता नहीं सही है कि नहीं, तो फिर मैं कहता हूं कि फिर कांग्रेस को या इनकी पार्टी को या इनको सेना पर भरोसा नहीं है। जी, अरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर नहीं, आपको हम कह ही नहीं रहे हैं। अरशद साहब से बात, हम तो अरशद साहब से बात, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनका शुबहा इस पर है कि 40 मरे कि 400 मरे कि 800 मरे, वो बात बेईमानी में हो जाती, वो उसका कोई मानी नहीं होते। हाँ, ये बात गलत है कि ये चीज उठाई गई, नंबर बताए गए बिना कुछ चार्जेस सुने, एक अंदाजे से बताए गए जो नहीं बताना चाहिए। जी, उसको अगर बीजेपी भी कोट करती है तो वो भी गलत है। हाँ, क्योंकि अगर आप ये कहें कितने मारे गए वो गैर जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अमित शाह जी को भी ये कहने की, बीजेपी के किसी को भी ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि कितने मरे। आपको कोई संख्या, कोई तादाद गिनाने का क्या? त्रिपाठी साहब, एक चीज मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान विदेश मंत्री, पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने दावा किया कि हमने एक पायलट को मार दिया, एक पायलट को पकड़ लिया, और हमारे 2 और लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये इस बात को किसने विरोध किया? इस बात को किसने काउंटर किया? इस बात को किसने झुटलाया? किसी ने नहीं झुटलाया, ना कांग्रेस ने झुटलाया, ना हमने झुटलाया, ना आपने झुटलाया। वो बोलते रहे, वो बकते रहे, झूठ बोलते रहे। जनाब की नंबर बताने की क्या जरूरत है? नंबर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि हम घुस के मारे, हम 5000 मारे या 500 मारे या 50 मारे, हमने कार्रवाई करी। महेश जी, सवाल पूछने का हक सबको है। ये मुद्दा किसी में नहीं था। देखिए फिर आप सियासत कर रहे हैं। और देखिए, सवाल पूछने का हक सबको है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप सवाल पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सवाल पूछने का हक छीन लेंगे लोगों से। सवाल पूछा जाएगा, आप अपने उसमें रहकर आप अपने उसमें रहकर आप जवाब दीजिए। जो आप तर्क है आपके पास, जो आपके पास सबूत मौजूद है, चीजें मौजूद है, आप बात रखिए, आप बात रखिए। देखिए महेश जी, फिलहाल आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा है, क्योंकि कार्रवाई जो है वो सेना की तरफ से की गई है, उसको लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, अगर ये देखें 26/11 की जब हम बात करते हैं, तब भी सेना ने कहा था कि आप हमें एक मौका दें वहां पर जाके कार्रवाई करने के लिए, लेकिन तब ये कहा गया कि क्योंकि और बहुत सारी पार्टीज भी उनके साथ थी और सेना को इस तरह की छूट नहीं दी गई थी। ये तो माना जाना चाहिए कि इस बार वजीर आजम ने खुद कहा कि सेना को पूरी छूट है, वो जिस तरह से चाहें, जैसे भी चाहें वो कार्रवाई कर सकते हैं, और सेना ने करके दिखाया कि अगर छूट दी जाती है तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस समय फौज को पूरी छूट दी गई थी, पूरे पावर दिए गए थे। वो अपनी उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी है, टैक्टिकल प्लानिंग की है, अपना पूरा देखा हमारे पास इक्विपमेंट कैसे है, हमारे पास कैपेबिलिटीज क्या है और हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले भी फौज कार्रवाई करती रही है, लेकिन हम सब जानते हैं उस समय आपके ऊपर खुद ही एक मिलिट्री इंटरनल प्रेशर होता था, बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट बिहाइंड। आप एक हाथ पीछे करके आप लड़ाई लड़ते थे। आपको पता था हमारे केसेस हैं, हमारे ऑफिसर जवान अभी तक भी हमारी जेल के अंदर बंद रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कार्रवाई करी, देश के हित में कार्रवाई करी, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर के अगेंस्ट उनके ऊपर ही प्रेशर हो गया। हमारे सोल्जर्स देश के लिए दिन रात 24 घंटे वहां पे कार्रवाई करते हैं। वहां पे जिस कंडीशन के अंदर, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर से शुरू करके आप नीचे तक आ जाइए, इतनी टफ कंडीशंस के बाद जहां पे सर्वाइवल मुश्किल है, ये फाइटिंग वेदर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, साथ में दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, वहां पर बैठ के हम अपने देश के बचाव के लिए सारे कार्रवाई करते हैं। तो उस समय हमारे को फौज के अंदर हमेशा एक डर रहता था कि अगर मेरे ऊपर मेरा पीछे कमांडर मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो मेरा क्या होगा, और हर एक कमांडर को ये डर होता था। हालांकि आप चाहते थे कि आपको सामने वाले दुश्मन को अटैक करना है, आप कार्रवाई भी करते थे, लेकिन आपको सपोर्ट का डर होता था। इस समय आपको तारीफ करनी पड़ेगी, मोदी साहब ने, पीएम साहब ने बहुत अच्छा
डिसीजन लिया था कि हम अंदर घुस के, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक 1 था या सर्जिकल स्ट्राइक 2 है, डिसीजन लिया है और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और अच्छी बात है ऐसे कार्रवाई की है। और साथ में पाकिस्तान को भी मालूम होना चाहिए कि अगर अपनी तंजीमों को कंट्रोल नहीं करेगा तो कार्रवाई आगे तक बढ़ती रहेगी। हमारे पास काबिलियत है, हम इस काबिलियत को आगे लेकर भी जाएंगे। अरशद साहब, उरी के बाद भी आप लोगों ने सबूत मांगा था, फिर सबूत दिया गया था, वीडियो जारी किया गया था, अब फिर से वही सबूतों का खेल चल पड़ा है। आप ये मुझे बताइए कि आपको हुकूमत से परेशानी है या फिर आपको सेना पर भी किसी तरह की उसकी कार्रवाई को लेकर भी कोई सवाल है? नहीं बुशरा जी, देखिए ये भारत देश डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, और यहाँ पे सवाल करना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर डेमोक्रेसी में सवाल उठाए जाएं तो सवाल कोई बहुत शर्मनाक चीज नहीं है। शर्म बताइए ना, शर्म की बात जो है वो ये है, जिंदाबाद का नारा लगाइएगा क्या? नहीं, शर्म की बात जब ये है कि अगर अब तो मैं क्या कहूं आपसे, अगर सवाल किया जाता है, कल पीयूष गोयल साहब किसी प्रोग्राम में थे, वहां पे राहुल कंवल ने कुछ सवाल कर दिया। चलिए वो देखिए, वो आप रहने दीजिए, वो आप रहने दीजिए। अरशद साहब, मेरा सवाल आपसे जो है, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपको हुकूमत से सवाल है या आपको फौज की कार्रवाई को लेकर भी सवाल है? मुझे जवाब दे दीजिए आप। कभी ये बात लाया कौन जी? फौज पे हमेशा गर्व किया गया है, फौज की कार्रवाई पे कोई शक नहीं किया गया। फौज के साथ बार बार ऐलान किया गया है कि हम फौज के साथ हैं, जो कि करने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं जी। उसमें हमें तो लेकिन हमारे बस खत्म हो गई बात। तो लेकिन ये बताइए अरशद साहब, मुझे बताइए, पुलवामा के बाद राहुल गांधी सामने आते हैं, सामने आकर वो कहते हैं कि हुकूमत जो भी कार्रवाई करेगी हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। फिर उसके बाद जब हुकूमत कार्रवाई कर देती है या सेना को खुली छूट देती है, जब वो जाके वहां कार्रवाई कर देते हैं तो फिर आप उस पर सवाल खड़ा करते हैं। पहले आप ये बोलते हैं, फिर आप सवाल खड़ा करते हैं। सवाल किस पे खड़ा करते हैं? सवाल सरकार पे खड़ा करते हैं, सवाल मोदी पे खड़ा करते हैं, सवाल अमित शाह पे खड़ा करते हैं, सवाल सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा किसने कहा था? आप मुझे बताइए अरशद साहब, सेना प्रमुख को गुंडा किसने करार दिया था? गुंडा किसने करार दिया था? सवाल नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, सेनाध्यक्ष के देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहना ये कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है? और एयर चीफ को झूठा मक्कार, और एयर चीफ मार्शल को राफेल के मामले में झूठा चोर मक्कार कहना, ये कौन सी आपकी देशभक्ति है? ये राहुल गांधी जी किस तरह की देशभक्ति लेकर चल रहे हैं अपनी पार्टी में? आप कम से कम सुनिए, आप लोग जो है ना, अपने उस जज्बे को सामने लाइए जो एक भारतीय होने के नाते, ताकि राहुल गांधी में भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो, वो समझ सके कि देश क्या होता है, देशभक्ति क्या हो सकती है। वो सबसे मजबूत कर रहे थे। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल जब ये इस तरह वो जिस परिवार में पैदा हुए उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजों को जानते हैं। वो हो सकता है कि उनकी परवरिश ऐसी नहीं हुई हो जिसकी वजह से आपकी हमारी परवरिश हुई है। हमने राष्ट्रगान, हम लोग राष्ट्रगान गाते हुए स्कूल में बड़े हुए हैं। नहीं महेश जी, आप फिर देखिए, फिर उस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप फिर भटक रहे हैं। आप देखिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट वैसे भी किसी को बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, ठीक है? नहीं, देखिए आप देश की बात, देखिए देश की बात हो रही है, बीजेपी की बात नहीं, आप देखिए देश की बात है। और ये भी बात नहीं है कि अगर बीजेपी से कोई सवाल पूछ रहा है तो वो एंटी नेशनल हो गया, ठीक है? सवाल पूछे जा सकते हैं, आप जवाब दीजिए, लेकिन आप इस तरह से उस जज्बे को सलाम करिए, उसको प्रणाम करिए, बिल्कुल देश में एक माहौल ऐसा खड़ा हो कि लगे कि हाँ, हम एग्जैक्टली देशवासी हैं। महेश जी, यही सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब सवाल पूछे जाएं तो आप ये तमाम बातें मत करिए कि पाकिस्तान का जिंदाबाद बोल दीजिए आप, या आप इस तरह की बात करें कि आप एंटी नेशनल हैं, राहुल गांधी को देशभक्ति दिखाने की जरूरत है, ये तमाम बातें मत करिए। हम यहाँ पूछ रहे हैं सवाल, हम यहाँ पूछ रहे हैं जी, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान होंगे टुकड़े, ये आजादी थोड़ी है, इस तरह की आजादी थोड़ी होती है। देखिए, मैं एक चीज और आपका ध्यान बताना चाहता हूँ जी। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑफ द होल पाकिस्तान सीनेट की अक्टूबर 2016 में आई थी जी, जिसका टॉपिक था पॉलिसी गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जी। इस कमेटी की रिपोर्ट में एक पॉलिसी गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूं। एक पॉलिसी गाइडलाइन ये कहती है, नंबर 9,
comprehensive कि क्या किया जाना चाहिए, comprehensive outreach to those segments of Indian public opinion which are opposed to Modi's extremism and his anti-Pakistan policies, including political parties, media, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन राइट्स। मतलब उनका एक कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो मोदी के खिलाफ हैं हम अप्रोच करें ताकि वो हमारे फेवर में रहें जी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपनी इस बात में सफल हुआ है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस तरह से डिवाइडेड होकर के सरकार की, देश के खिलाफ सरकार की आलोचना कर रही हूँ जी। जाहिर सी बात है कि सवाल पूछा जा सकता है और ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। हुकूमत से सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं, यही डेमोक्रेसी है। हम डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर, हम सऊदी अरब में नहीं रह रहे हैं बल्कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इजाजत दी जाती है। डेमोक्रेसी हमारी ऐसी है जहां इजाजत दी जाती है। आप सवाल पूछें सरकार से, लेकिन सवाल पूछने का एक मयार होना चाहिए। किस चीज पर आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पार्टी की मुखालफत करते करते आप मुल्क के खिलाफ तो कहीं खड़े नहीं हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।